नमस्कार, चंदन में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम प्रहार। और प्रहार में आज हम बात करेंगे फैजल खान सर और रोशन आनंद यादव के बीच चल रहे कोचिंग फायरिंग विवाद पर। आज से पहले फैजल खान सर को लोग खान सर के नाम से जानते थे और रोशन आनंद यादव का सिर्फ रोशन आनंद ही नाम था। लेकिन फायरिंग विवाद के सामने आने के बाद से लोग दोनों की जाति और धर्म के नाम से उन्हें वायरल कर रहे हैं। पप्पू यादव जैसे लोग माई समीकरण में दरार बताकर अपनी राजनीति चमका रहे हैं और दोनों को एक साथ काम करने की सलाह दे रहे हैं। दोनों में वह दोस्ती करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे हिंदू मुसलमान का एंगल देने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यदि पूरे मामले को आप तार्किक नजर से देखेंगे तो यह सिर्फ एक बिजनेस राइवलरी नजर आएगी। दरअसल फैजल खान जिस कम फीस या मामूली फीस वाले फार्मूले के कारण ऑनलाइन टीचिंग में अपनी धाक जमाई, उसी फार्मूले पर रोशन आनंद यादव ने भी अपनी कोचिंग खोली और ऑनलाइन लाइन के साथ साथ क्लासरूम टीचिंग करने लगे। दोनों ही टीचर क्लासरूम टीचिंग भी करते हैं और ऑनलाइन टीचिंग भी। दोनों ही टीचर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं और दोनों के हितों का टकराव होना स्वाभाविक है। और यह स्वाभाविक है तो यह टकराया भी हित, लेकिन यह टकराव खूनी रंग लेने लगा तब जब बिहार पुलिस की भर्ती में रोशन आनंद यादव की कोचिंग से फैजल खान की कोचिंग से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो गए। कल फैजल खान की कोचिंग में तोड़फोड़, गार्ड के साथ मारपीट और फायरिंग हुई। बाद में खान सर ने रोशन आनंद पर आरोप लगाया, एफआईआर दर्ज हुई और फिर रोशन आनंद को आनंद फानन में पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन फिर सोशल मीडिया पर खान के सुरक्षा गार्ड द्वारा फायरिंग के वीडियो वायरल होने लगे। पुलिस ने जब गार्ड को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने खान सर के आदेश पर गोली चलाने की बात कबूल की। बयान के बाद सगमकुआ थाना ने फैजल खान उर्फ खान सर को थाना बुलाकर पूछताछ की, बयान दर्ज किया। फिर फैजल खान को एफआईआर में नामजद अभियुक्त बनाया, लेकिन अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जिसके बाद से रोशन आनंद के समर्थक छात्र आक्रोशित है और लोग भी मांग कर रहे हैं कि खान सर की भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। यह तो मामला हुआ केस से जुड़ा हुआ, जो आपने कल से अब तक सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनल पर भी आपने देखा होगा। अब आपको मैं बताता हूं इन दोनों शिक्षकों के उस पक्ष को जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो बात शुरू करते हैं सबसे पहले रोशन आनंद यादव की। तो आप जिसे रोशन आनंद कहते हैं, आप इनके यदि वीडियो को देखेंगे, जो टीचिंग क्लासेस के वीडियोस हैं उनके, तो ये अपनी क्लास में ब्राह्मण विरोधी बातें करते हुए खुलेआम नजर आ जाएंगे। वो क्लासरूम में कहते हैं कि यदि ब्राह्मण के पास कोई कुर्सी है तो वह किसी निम्न जाति को अपनी वह कुर्सी पर बैठने नहीं देगा, और यदि वह बैठ जाए तो वह उसे फिर गंगा जल या पानी से धोएगा। इतना ही नहीं, वो बात जो भोजपुरी के नायक नायिकाओं, जो भोजपुरी के गाने हैं कि आप रिमोट से लहंगा उठाने वाली जो बात है, खासतौर पर इस तरीके की गाने की बात वो अपने क्लासरूम में करते हैं, जहां पर बेटियां भी बैठी होते हैं और बेटे भी बैठे होते हैं। और इस तरीके की अशोभनीय टिप्पणी वो क्लास में करते हैं बच्चों के सामने, तो अपनी राजनीतिक निष्ठा बताने से भी वो क्लासरूम में हिचकते नहीं हैं और बताते हैं कि वो लालू प्रसाद यादव के समर्थक हैं। अब बात करते हैं फैजल खान उर्फ खान सर की। तो वो अपनी क्लासरूम में महिलाओं के बारे में जितनी घटिया बातें करते हैं, उसे आप अगर सुन लेंगे तो शायद आपको लग जाए कि इसे सर कहे या ना कहें। महिलाओं पर जो अशोभनीय टिप्पणी वो अपने क्लासों में करते हैं, जितना जनरलाइज करते हैं, उसे सुन करके आपको भी घिन आ जाएगी। ये कहते हैं कि यदि बीपी आपका लो है तो आप पत्नी से बात कीजिए, ठीक हो जाएगा, और यदि बीपी आपका हाई है तो अपनी साली से बात कर लीजिए, ठीक हो जाएगा। और तो और खान सर यह भी कहते हैं कि लड़कियां जब बाल में रिबन बांध कर आती है और दो लट सामने निकाल लेती है और उसे खुला छोड़ देती है तो वह खतरनाक है। उनकी टिप्पणी अशोभनीय है, लेकिन उनकी बातों पर छात्र तालियां बजाते हैं, हंसते हैं, क्योंकि उनके सर भी ऐसा ही करते हैं। और अपने सर के मुख से सुनने के बाद बच्चों का यही सही जो है वो समाज में जाता है। बच्चों को लगता है ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, और यही वजह है कि समाज में महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, उसके लिए कहीं न कहीं फैजल खान जैसे शिक्षक जो हैं वो भी दोषी हैं, जो रोशन आनंद जैसे शिक्षक हैं वह भी दोषी हैं, लेकिन इस पर कोई कभी बात नहीं करता। फैजल खान को शायद यह नहीं पता कि वो जो बातें कर रहा है वो अनावश्यक बातें हैं, उसे नहीं करके भी वो अपनी टीचिंग कर सकता है। जो बातें, जो अनावश्यक बातें वो मजाक समझकर क्लासरूम में बोल रहे हैं, वो डेरोगेटरी है, महिलाओं की गरिमा और उसके सम्मान को ठेस पहुंचाने वाली है। यह महिलाओं के प्रति अपराध को उकसाने वाला है, लेकिन वो ऐसा करते हैं क्योंकि शायद उन्हें यह पता नहीं। फैजल खान को यह
नहीं पता कि सर बनने का सम्मान पाने के लिए महिलाओं का दिल से सम्मान करना पड़ता है, और यह सम्मान दिल से ही जरूरी है। यदि केवल सिर्फ अपनी जुबान से कहते हैं कि हम सम्मान करते हैं और क्लासरूम में इस तरीके की भाषा का उपयोग करते हैं, इस तरीके के उदाहरण दे करके बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो आप समाज में जहर बो रहे हैं। जब उनको लाखों शिक्षक या जब उनको लाखों बच्चे सुनते हैं, लाखों लोग सुनते हैं, तो ऐसे सुनाने वालों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि वो किन शब्दों का चयन करें और किन शब्दों का चयन ना करें। लेकिन उन्हें या तो इसकी समझ नहीं, या नहीं तो वो महिलाओं का सम्मान करना नहीं जानते। दोनों ही स्थिति में वो शिक्षक का सम्मान पाने के लायक नहीं। और ये बात मैं सिर्फ खान सर के बारे में नहीं, बल्कि जो रोशन आनंद है मैं उनके बारे में भी कर रहा हूं। फिर यदि कोई राजनीतिक घटना हो, और कोई भी ऐसी राजनीतिक घटनाक्रम नहीं है जिस पर खान सर अपनी टिप्पणी नहीं देते, जिस पर वो अपनी बात नहीं रखते। वो मोदी को झूठा बताते हैं, नीतीश कुमार को बीमार कहते हैं, राहुल गांधी को किसी काम का नेता नहीं बताते हैं, और गाजियाबाद में जब असद का एनकाउंटर यूपी पुलिस ने किया तो वो नीट पेपर लीक के दोषी शिक्षकों के लिए भी एनकाउंटर की बात करने लगते हैं। शिक्षक जब अपने प्रोफेशन से अलग राजनीति पर टिप्पणी करने लगे, जब शिक्षा को बिजनेस समझकर उसके लाभ हानि के लिए विवाद करने लगे, तो फिर समाज उन्हें शिक्षक नहीं, शिक्षा के सौदागर कहने लगते हैं। आज अपने प्रोग्राम में हम यही बात करेंगे कि रोशन आनंद यादव को फंसाने के लिए फैजल खान ने क्या रची थी साजिश। क्या ये हमला, ये जो फायरिंग था, ये फैजल खान ने रची थी? मैं अपने पीसीआर टीम से कहूंगा कि एक बार स्क्रीन पे वो सवाल लाएं और हमारे दर्शकों को दिखाएं कि जो सवाल हमने तैयार किए हैं कि क्या रोशन आनंद यादव जो कि टीचर हैं ऑनलाइन, क्या उनको फंसाने के लिए फैजल खान ने रची थी साजिश हमले की, और क्या यह पूरा मामला जो है वो बिजनेस राइवलरी का है, बिजनेस में जो प्रतियोगिता होती है उसकी है, प्रतिद्वंदिता की है, और क्या एफआईआर के बाद फैजल खान की भी होनी चाहिए गिरफ्तारी, जो मांग कर रहे हैं क्या गिरफ्तारी होनी चाहिए, क्योंकि उनके खिलाफ जो जिन धाराओं में एफआईआर दर्ज है उसमें बेल नहीं है, ये नॉन बेलेबल है। क्या फैजल खान के चेहरे से उतरने लगा है खान सर का नकाब? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। हमारे साथ जो है वो जस्टिस अनिल कुमार बिमल, जो पूर्व जस्टिस है, जस्टिस अनिल कुमार बिमल, वो हमारे साथ में रहेंगे। मांडास गुजर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ये डीयू में, ये भी हमारे साथ रहेंगे। संदीप मिश्रा सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, ये भी हमारे साथ रहेंगे। और नवीन दुबे जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, ये भी हमारे साथ रहेंगे। इनसे हम करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले हम बयानों को देखते हैं कि कुछ बयान और कुछ जो विजुअल्स हमें इस दौरान आए हैं उसको भी हम दिखाएंगे। और इसके साथ साथ हमारे साथ अंजनी पांडे जो कि हमारे संवाददाता हैं, वो भी हमारे साथ पटना से जुड़ेंगे और अपडेट देंगे। तो हम चर्चा की शुरुआत जो है सबसे पहले अंजनी पांडे जी से करेंगे, और उनसे मैं एक बार चाहूँगा, अंजनी आपके पास क्या अपडेट है? क्या जो गिरफ्तारी की बात चल रही थी, गिरफ्तारी की जो मांग हो रही है, क्या उस पर कोई पुलिस एक्शन ले रही है? अभी तक आपके पास इस मामले की क्या जानकारी है, क्या अपडेट है? अंजनी, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? जी मिल रही। हाँ अंजनी, क्या अपडेट है? जब आप शुरू से इस मसले पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं, अभी जो एफआईआर दर्ज हुआ है और फैजल खान को अभियुक्त बनाया गया है इसमें नामजद, तो क्या उसके बाद इनकी गिरफ्तारी की तैयारी भी चल रही है? जी निश्चित रूप से जिस तरीके से इन पर एफआईआर दर्ज किया गया और संगीन मामले में दर्ज किया गया, उसके बाद जो है इनकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का भी गठन किया गया है, जो कई जगहों पर जो है वो छापेमारी कर रही है। लेकिन जैसे ही इन्हें एफआईआर की सूचना मिलती है कि इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है, तो वैसे ही ये जो है वो अपने इंस्टीट्यूट से जो है वो चले जाते हैं। एक बंद गाड़ी में, जो स्कॉर्पियो गाड़ी है, बंद गाड़ी में जो है वो चले जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन पुलिस जो है वह कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, और जब से इनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए उसके बाद से लेकर के अब तक जो है पुलिस कार्रवाई कर रही है। इसके पहले भी जो दो गार्ड को हिरासत में लिया गया था, उसके बाद भी गार्ड के जो बयान आए हैं, उस बयान के बाद से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि उन लोगों ने भी यह बयान दिया है कि जो गोली चलाई गई थी, उस गोली चलाने का आदेश जो है वह खान सर ने ही दिया था। तो अब निश्चित रूप से खान सर का जो मामला था वो सामने आ गया है। जिस तरीके से उन्होंने पहले कहा था कि गोली नहीं चली है, लेकिन बाद में फिर उन्होंने कहा कि अपनी सुरक्षा के लिए जो है वो गोली चलाई गई हमारे गार्ड के द्वारा। लेकिन अब जब गार्ड के द्वारा यह बयान दिए गए पुलिस के सामने, तो उसके बाद अब एफआईआर जो है इन पर दर्ज किया गया है। मतलब आप ये कह रहे हैं अंजनी की एफआईआर दर्ज होने की सूचना मिलने के बाद जो फैजल खान सर हैं वो अंडरग्राउंड हो गए हैं?
जी, निश्चित रूप से जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुआ है उसके बाद से ही वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। हालाँकि पुलिस की विशेष टीम जो है वो लगाई गई है और विशेष टीम जो है वो उनके कई ठिकानों पर जो है छापेमारी भी कर रही है, उनके ठिकानों की खोज भी कर रही है ताकि उन्हें जल्द से जल्द जो है गिरफ्तार किया जाए इस मामले में। और जिस तरीके से इस मामले को लेकर के यदि देखें तो दोनों पक्षों की ओर से जिस तरह से आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, ये मामला संगीन बन गया था और उसके बाद जब गार्ड की गिरफ्तारी हुई, जब वो वीडियो सामने आता है जिसमें कि वो गार्ड जो है वो फायरिंग कर रहा है, उसके बाद खान साहब जो है खान सर जो वो अभी अपने बयान से जो है वो पलट गए और उन्होंने कहा कि पहले उन्होंने कहा था कि गोली चलाई गई है दूसरे पक्षों के द्वारा। हालांकि आज भी एक वीडियो आया उनका जिसमें उन्होंने अपने छात्रों से कहा है कि गोली जो है वो चलाई गई उनके द्वारा, उन पर जानलेवा हमला करने की साजिश रची गई थी, उन पर उनके जान पर खतरा है। इस तरह के जो क्लास रूम है उस क्लास रूम में भी उन्होंने बिल्कुल, अपने बिल्कुल। छात्रों गोली के किसने सामने इस तरह के चलाई, बयान किसके दिए जान हैं। पे लेकिन खतरा है? जब क्या यह खान सर के द्वारा चलवाई गई गई गोली खुद के ऊपर जो हमला करवाया गया, तोड़-फोड़ किसने की? पुलिस सारे मसले की जाँच कर रही है। आप इस पे अंजनी नज़र बनाए रखें, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। प्रोफ़ेसर मानराज गुर्जर हमारे साथ हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं और मैं एक बार उनके पास जाना चाहूँगा। इसके साथ हमारे जो जितने मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सभी से मेरा पहला सवाल यही है, शुरुआत में मानराज गुर्जर जी से करना चाहूँगा कि इस पूरे मसले को आप लोग देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? पहली आपकी टिप्पणी क्या है? क्या आपको लगता है कि ये एक बिजनेस राइवलरी है या जो खान सर ने किया है या खान सर पर हमला जो है सही में रोशन आनंद की तरफ से किया गया क्योंकि वो उनको पसंद नहीं करता ना, इससे पहले भी इस तरह की घटना जो है वो आती रही है। देखिए मुकेश जी, जिस प्रकार की घटना हमारे समक्ष आई है, पूरे देश के समक्ष आई है, सबसे पहले तो हमें ये सोचना होगा कि क्या शिक्षा का बाजारीकरण इस लेवल तक हावी हो चुका है कि आपसी रंजिश और उसके बाद स्ट्रीमलाइन और हाईलाइट में होने के लिए इस प्रकार की घटनाएं घटित हो रही हैं। ये हमें सोचना होगा क्योंकि हजारों लाखों बच्चों के जो मार्गदर्शक के तौर पर जब हम किसी शिक्षक को देखते हैं और शिक्षक के द्वारा जो बताई गई बातें हैं वो सभी बच्चे अपने जीवन में उतारते हैं, यहाँ तक कि पारिवारिक व्यवस्था में अनेक लोग जुड़े होते हैं, वो सब भी उनको सोशल मीडिया और बिल्कुल। आप कह सकते हैं कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से देखते हैं। ऐसे में अगर ऐसी घटनाएं उनके सामने आती हैं तो मुझे लगता है कि मानवीयता पर और मानवीयता के साथ साथ शिक्षा के उस स्तर पर भी एक सवाल या निशान लगता है कि क्या एक शिक्षक आक्रोशित हो सकता है, और अगर आक्रोशित हो भी सकता है तो क्या इस लेवल तक हो सकता है कि वह कहे कि गोली चला लीजिए, मैं देख लेता हूँ। ये इस प्रकार की बातें बिल्कुल, हमारे बिल्कुल, समक्ष आ रही बिल्कुल ये हैं। क्योंकि ये जिस तरीके के सेलिब्रिटी टीचर वो बन गए थे और जिस तरीके से उनके कनेक्शंस थे और जिस तरीके से सरकार ने उनके एक कंप्लेंट मात्र पे रोशन आनंद को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, एफआईआर दर्ज कर लिया। लेकिन जब इन पे एफआईआर हुआ तो ये अंडरग्राउंड हो गए, जिससे पता चलता है कि उनका कहीं न कहीं वो अपने आप को इसके मामले में भी दोषी मानने, क्योंकि लगातार जो है घटना के बाद उन्होंने अपने बयान भी बदले हैं। मैं अनिल कुमार विमल जी के पास जाऊँगा, पूर्व रिटायर्ड जज हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा। अनिल जी, जिस तरीके का ये मसला है वो सबको पता है, लेकिन मैं उन मसले पे जो अभी करंट अफेयर है मैं उस पे नहीं जाना चाहूँगा। मैं एक सवाल मैं अपने सारे पैनलिस्ट से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये जो दोनों टीचर हैं जिस पे अभी विवाद के कारण से पूरा खबर बनी हुई है, सब लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं, क्या ये दोनों टीचर जो है क्लासरूम के वीडियोस मैंने देखे हैं दोनों के, क्लासरूम के वीडियोस में ये जिस तरीके से डेरोगेटरी महिलाओं के प्रति, जिस तरीके का पॉलिटिकल बयानबाजी क्लास में बच्चों के प्रति ये दे रहे हैं, खान सर कहते हैं कि अगर आपका बीपी लो है तो आप अपनी पत्नी से बात कीजिए, ठीक हो जाएगा, और यदि आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो साली से बात कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। क्या बच्चों के साथ इस तरह की भाषा में पढ़ाई करना, क्लासरूम में बोलना, क्या आपको लगता है कि ये महिलाओं के प्रति असम्मान को दिखाता है, दर्शाता है, और क्या इस मामले के लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि जब एक टीचर घर में 4 बच्चों को केवल पढ़ाता है और जब एक टीचर ऑनलाइन जाता है और लाखों बच्चे उससे जुड़े होते हैं, बहुत सारे पेरेंट्स भी खान सर के वीडियोस को देखते हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों को और भी संभल के बातें करनी चाहिए, शब्दों का चयन जो है बड़े संवेदनशील तरीके से करना चाहिए? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और एक गुरु जो है, गुरु परंपरा में बहुत सभ्य आदमी को टीचर बनाया जाता था। आजकल के जो जितने भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन वाले जितने भी टीचर्स हैं, ये एक अर्निंग मशीन्स बन गए हैं और बच्चों में ऐसी कोई मॉरल एजुकेशन नहीं देते। ये खुद भी मॉरली, क्या कहूँ अब, जैसे बहुत ही गिरे हुए इंसान अब उस जगह पे पहुंच गए हैं। यूट्यूबर बनकर अपने कोचिंग सेंटर्स की प्रमोट करके किस तरह प्रमोट करते हैं, किस तरह अपने स्टूडेंट्स को
फेवर करवाते हैं, किस तरह दाखिले दिलवाते हैं, किस तरह नंबर दिलवाते हैं, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम विशियस सर्कल हो चुका है। और पिछले कुछ ही दिनों में इतने केसेस उजागर हुए हैं जी कि एकेडमिक क्वालिफिकेशन या डिग्रियां अब लगता है कि बाजारों में बिक रही हैं। और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हैं, कोई भी एग्जाम ऐसा लगता ही नहीं कोई भी एग्जाम फेयर हो रहा है। और मेरे को डर है कि कल ही जैन जी वालों ने कुछ यहाँ दिल्ली में भी कुछ करना है, तो हाँ बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस पार्टी वो कर रही है। तो उसका तो क्या बनेगा इस देश का? नहीं बिल्कुल, ये लेकिन बड़ा सर मेरा मेरा दुर्भाग्यपूर्ण मेरा है। मेरा इसको सवाल कुछ और था। अनिल विमल जी, हाँ जी मेरा बताइए। सवाल कुछ और था। मेरा सवाल है कि जब टीचर अपने क्लासरूम में महिलाओं के प्रति सम्मान व्यक्त नहीं करेंगे, जब महिलाओं के प्रति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करेंगे जिससे महिलाओं का असम्मान झलकता हो, तो जो बच्चे उनसे पढ़ेंगे तो वो तो इसे जनरल कर रहे हैं, हमारे सर कह रहे हैं, तो सर तो उनकी ये एक जो सर वाली ये एक तो तो obvious फिगर है, ऐसा है जिसको वो obvious है फॉलो कि करते हैं। बच्चे भी वैसे बनेंगे। जी मगर वो किसी पर्टिकुलर लेडी के खिलाफ या किसी पर्टिकुलर पर्सन के खिलाफ कहता भी तो एक्शन होगा। अब जनरल स्टेटमेंट्स आप ऐसी देते हैं तो वो एक्शनेबल है नहीं। बिल्कुल बट मॉरली तो बच्चे वैसे ही बनेंगे ना। आप किसी बिल्कुल पर्टिकुलर लेडी के खिलाफ किया है तो वो नेचुरली वो हरासमेंट का केस बनता है, कुछ भी बनता है। बिल्कुल अब जनरल स्टेटमेंट देते हैं तो उससे क्या ये बच्चे सीखेंगे, क्या बिल्कुल, क्लास में पढ़ उससे रहे तो हैं? मुझे और लगता ये है कि यहाँ समाज में नहीं। बहुत ही गलत संदेश जाएगा, और समाज हाँ जो जी, है हाँ। हमारा, समाज निश्चित में रूप जो से। आज अपराध बढ़ रहा है महिलाओं के प्रति, मुझे लगता है कि ऐसे टीचर का भी योगदान, क्योंकि आप बैच के बैच आपके निकल करके समाज में जा रहे हैं और हर एक बैच में आप इस तरीके की बातें करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर बैच में आपने ऐसा कहा, उसके बाद आपने माफ़ी मांग ली और फिर आपने उस तरीके की बातें करना बंद कर दी। आप रेगुलर आप वो कर रहे हैं और आपके ये वीडियोज़ अभी भी सोशल मीडिया पर हैं। आपने उस, क्योंकि ये आपको सही लग रहा है, आपने कभी इस बारे में सोचा नहीं। तो मैं वही बात कर रहा हूं, मैं संदीप मिश्रा जी के पास जाना चाहूंगा। संदीप मिश्रा जी, क्या आपको लगता है, ये तो विवाद छोड़िए, एक दूसरे पे फायरिंग किया, बिजनेस राइवलरी है दोनों की, मैं लेकिन दोनों जो टीचर हैं, दोनों के आज मैंने वीडियोस देखे, दोनों के वीडियोस में ऐसे वो क्या बताएंगे बच्चों को, जिनको वो सिपाही या दरोगा बना रहे हैं, वो कैसा दरोगा बना रहे हैं? वो जब जाएंगे समाज में तो कहेंगे ये तो भाई लड़कियों के खिलाफ असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना जनरलाइज करके जा रहे हैं। वो उनके दिमाग में तो वो ठूसा गया है कि हमारे सर ने बताया है ये। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे टीचर पे बैन लगना चाहिए और उनके खिलाफ इस बात पे कार्रवाई होनी चाहिए कि आप इस तरीके का डेरोगेटरी वर्ड कैसे यूज कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि भाई लड़कियां जब बाल बांधती है, आगे दो लट गिरा लेती है तो बड़ा खतरनाक हो जाती है। क्या ये इस तरह की अनावश्यक बातें करने की क्या जरूरत है? ये टिप्पणी आप किस पे कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं आप? मुकेश जी, मोरालिटी का लेवल जो है पिछले 3-4 दशकों में कुछ इस तरह से बदला है कि पूर्व जज विमल जी हैं हमारे सामने, जी फिल्में आती थी और वहां पे दो फूल टकराते थे और उसके बाद दर्शक समझ जाते थे क्या हो रहा है बिल्कुल। स्क्रीन पे। और आज ओटीटी कंटेंट पे सारी चीजें दिखाई जा रही हैं और उसके बावजूद एडल्ट सर्टिफिकेट नहीं आती है, एडल्ट ओनली नहीं आता है। नहीं लेकिन हम विषय पे आते हैं, जो सवाल आपने पूछा। जी आप दोनों संस्थाओं की बात जिनकी कर रहे हैं, यह लोग किसको तैयार कर रहे हैं भाई? दरोगा तैयार कर रहे हैं, यूपीएससी की परीक्षा देने वालों को तैयार कर रहे हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के लोगों को तैयार कर रहे हैं। अगर ऐसी मानसिकता के गुरु से पढ़ के लोग पहुंचेंगे तो इनका समाज में क्या स्थान होगा और समाज को किस नजरिए से देखेंगे, इस चीज पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। लेकिन बात क्या है कि आपने एक वर्ड यूज किया था, सेलिब्रिटी जी। कहीं न कहीं खान सर के मन में आज की तारीख में वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहीं न कहीं है, जिसको वह ऐसे मामलों को हवा दे करके अपने आप को जेनजी का हीरो बनने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे कि अब देखिए, आज से 6 महीने पहले तक, साल भर पहले तक हम लोग नहीं जानते थे खान सर का असली नाम क्या है। बिल्कुल। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद जो है, दोनों ही कोचिंग संस्थानों ने, एक ने अपना सर नेम बता दिया, एक ने अपना नेम बता दिया। मतलब दोनों को अपने अपने क्षेत्र की राजनीति करनी है। और क्योंकि पैसा आ गया, अंतिम महत्वाकांक्षी सबकी होती है कि किसी तरह से एक पॉलिटिकल पोस्ट मिल जाए, आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां दौड़े और हमें जो है लोग सैल्यूट करें या हमें गार्ड ऑफ ऑनर मिले। तो यह बीमारी तो सबको होती है और यही लालच कहीं न कहीं दोनों कोचिंग संस्थाओं को है, जो कि एक अभद्र तरीके से, जिसके लिए आपने देखा, मैं संसद में सांसदों का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन कुछ सांसद थे बिहार से जिन्होंने महिलाओं के खिलाफ किस किस तरह की टिप्पणी की है, मैं यहां दोहराना नहीं चाहता हूं। लेकिन उस टिप्पणियों के नाते ही वह बॉलीवुड के सबसे नंबर 1 के
एक्टर माने जाते थे, उनको कॉपी किया जाता था, उनको एडमायर किया जाता था। बिल्कुल। लेकिन बात क्या है कि मोरालिटी का लेवल हम कहां लेके जा रहे हैं? अगर इस तरह से चीजें होंगी तो भाई जब मुखिया ही इस तरह से है, टीचर इस तरह से है, तो शिष्य कैसे तैयार होंगे? तो हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है जो लोग अपने बच्चों को इनके पास पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि ऐसे बच्चों, ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे टीचर के पास हम अपने बच्चों को भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, वो क्लास में हो सकता है परीक्षा पास करके वो अधिकारी बन जाए, दरोगा बन जाए, क्लर्क बन जाए, लेकिन वो इंसान बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, मुझे लगता है कि इस पे ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे साथ नवीन दुबे जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे। मैं नवीन जी के पास जाना चाहूँगा। नवीन जी, इस पूरे मसले पे तो मैं सबसे पहले आपकी टिप्पणी चाहूँगा कि पूरे मसले को आप कैसे देखते हैं। उसके बाद जो मेरा दूसरा सवाल था कि क्या ऐसे शिक्षक जो अपने क्लासरूम में इस तरीके की अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं महिलाओं के प्रति, क्या ऐसे संस्थानों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे टीचर पे भी कार्रवाई होनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम दिस फायरिंग इंसिडेंट? निश्चित तौर पर मुकेश जी, देखिए ऐसा है कि अगर कोचिंग संस्थानों की बात करें तो कोटा से लेके और भी जगह तमाम देश भर में, दिल्ली में आप आ जाइए, मुखर्जी नगर आ जाइए, राजेंद्र नगर आ जाइए, सब जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपके नीट का एग्जाम हो या अदर सर्विसेज के एग्जाम हो, एसएससी वगैरह के हो, सब जगह एक बड़े बिजनेस हब बन गए हैं ये सब सेंटर्स। और इनमें यह प्रतियोगिता होती है कि जो बच्चा सिलेक्शन में आ गया, चाहे वो यूपीएससी में हो, नीट में हो या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हो, उसके फोटो को लेके ये लोग ब्रांडिंग करते हैं, दिखाते हैं कि सब देखिए ये बच्चा हमारे यहाँ। कई बच्चों ने खंडन किया है कई इंस्टीट्यूशंस का। प्रश्न ये है कि सरकार को इनको रेगुलराइज करने के लिए, इनको कंट्रोल करने के लिए एक अथॉरिटी बनाने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि मुखर्जी नगर में पानी भरा, बच्चे लाइब्रेरी में डेथ कर गए थे बारिश के उसमें। तो ये सारी बहुत सारी घटनाएं हमारे देश में हुई हैं। तमाम बच्चों ने सुसाइड किया है आपके कोटा के अंदर और भी बाकी जगह देश में। प्रश्न ये है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आप इनको, इनकी नियमावली बनाइए, इनके लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी बनाइए और इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन फ्रेम कीजिए। वो जब हो जाएंगे तो देखिए उस घटना के बाद से रूल एंड रेगुलेशन बने हैं, उसको फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन मसला अभी दुबे जी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अगर उस तरीके की बात नहीं, क्योंकि ये मसला मैं उस पर भी आ रहा हूँ। जो बात आपने कही फैजल खान की और रोहित आनंद वाली, ये दोनों में क्या था? देखिए घटना के पूरे चक्र में आप देखें, प्रतियोगिता थी, उनके बैनर के ऊपर किसी और ने अपना, फैजल खान के लोगों ने अपना पोस्टर लगाया, उन्होंने विरोध जताया, विरोध जताने के बाद दोनों के बीच हॉट आर्गुमेंट हुआ। अल्टीमेटली उनके समर्थक आए, इनके समर्थक आए और उसमें आपस में टकराव हुआ। टकराव होने के बाद जैसा कि स्टेटमेंट सामने आ रहा है कि फैजल खान के जो सिक्योरिटी पर्सनल थे उन्होंने गोली चलाई। अच्छी बात है कि गोली किसी को लगी नहीं, कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन गोली चली। और वहां क्या है कि वो एरिया ऐसा है जहां सीसीटीवी इनेबल्ड है। पकड़े गए, उनके दोनों सुरक्षा गार्ड जेल भेज दिए गए और जो स्टेटमेंट दूसरी कोचिंग है वो भी, उनके भी संचालक चले गए, इन्होंने एफआईआर करा दी। अब प्रश्न एक और आ गया, इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है। निश्चित तौर पर 109 का मुकदमा मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर, उसके धारा मुकदमा हुआ, तो इनको बहुत जल्दी कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद अभी फिलहाल नहीं दिखाई देती। अब इससे इतर एक और चीज आती है कि ये चिंता का विषय है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से माफिया पनपा, और उस माफिया को ये नहीं कह सकते कि अपनी दम पर माफिया बनाए। चाहे आप निजी स्कूलों कॉलेजेस में चले जाइए, चाहे इस तरीके के कोचिंग सेंटर्स में चले जाइए, इन सबको कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक दल का, राजनेता का समर्थन प्राप्त है, बरदहस्त प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है, और उसका ये लोग लाभ लेते हैं। अब आप एक चीज समझिए, आपने जो दो बातें बताई बड़ी चिंताजनक है कि आप अपनी कोचिंग में महिलाओं के बारे में जिस तरीके से एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिस तरीके के बातें कह रहे हैं, वो चीजें सोशल मीडिया में सामने आ रही हैं। तो ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है कि भारत के अंदर अब शिक्षकों का लेवल किस स्तर तक जा रहा है, ये गहन चिंता का विषय। ठीक है, ओटीटी पे क्या चल रहा है, समाज में बिल्कुल, वो दूसरा है, वो एक दूसरा समाज, वो बॉलीवुड से है, अब वो करता है तो ये अपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन टीचर को समाज में जो सम्मान मिला है, टीचर को समाज ने जो सम्मान दिया है,
उस सम्मान के लायक ये दोनों टीचर तो कम से कम नहीं है, जिन्होंने इस तरीके से अपने सोशल मीडिया पे महिलाओं के बारे में, बच्चियों के बारे में, और क्लासरूम में जब वो बोल रहे होते हैं तो उस क्लास में बच्चियां भी होती हैं, उस क्लास में बच्चे भी होते हैं। अब जो बच्चे समाज में जाकर के कहते हैं कि समाज में अपराध बढ़ रहा है, अगर अपराध बढ़ रहा है महिलाओं के प्रति समाज में, तो उसके लिए ऐसे टीचर क्यों नहीं जिम्मेदार है, ऐसे टीचर को जिम्मेदार क्यों ना ठहराया जाए। ये बात भी मुझे लगता है कि इस पे भी चर्चा करनी चाहिए। और एक मैं वापस अंजनी जी के पास जाऊंगा। अंजनी जी, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, कि जब ये फैजल खान सर को बुलाया गया था, फैजल खान सर को जब बुलाया गया था, तो पूछताछ के लिए जब फैजल खान को बुलाया गया था थाने में, तो पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ क्यों दिया गया? अब चूंकि वो अंडरग्राउंड है, क्योंकि पुलिस, उनको पता चल गया होगा कि भाई अब है, हमारी गिरफ्तारी हो सकती है। जब पूछताछ के लिए बुलाया और जब वहां पर एफआईआर दर्ज होने वाला था, तो फिर फैजल खान को थाने वालों ने छोड़ा क्यों? क्या फैजल खान का दबाव था? क्या फैजल खान ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके थाने से बाहर आ गए और अब वो अंडरग्राउंड हो गए हैं और अब पुलिस उनके गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है? इस पर हम करेंगे चर्चा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने मेहमानों के पास जाएंगे। चर्चा इसी तरीके से जारी रहेगी, जाइएगा कहीं नहीं। आने के बाद से तुरंत चर्चा जारी रहेगी इसी तरीके से। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ जो तीन मेहमान हैं वो हमारे साथ बने हुए हैं। जस्टिस अनिल कुमार बिमल हमारे साथ बने हुए हैं, नवीन दुबे जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ, और डीयू के असिस्टेंट प्रोफेसर मानराज गुजर जी हमारे साथ हैं। और गुजर जी के पास ही जाऊंगा, लगता है एक बार जी अंजनी जी फिर लगता है आ गए हैं, और गुजर जी जो है एक बार मैं चाहूँगा कि मानराज गुजर जो है वो आए। अंजनी जी, अगर आप सुन रहे मेरी बात को, तो मेरा एक सवाल है आपसे कि जब अगमकुआं पुलिस ने रात में खान सर को बुलाया था बातचीत करने के लिए, पूछताछ करने के लिए, तो पूछताछ करने के बाद उन्हें घर क्यों जाने दिया, वहां पर अरेस्ट क्यों नहीं किया? आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी अब आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। पूछताछ करने के लिए जब कल रात को उन्हें वहां पर डिटेन किया गया, पुलिस चौकी में जब उन्हें ले जाया गया, उस वक्त उनके चेहरे के जो रंगत थे वो उड़ते हुए नजर आ रहे थे। उसी वक्त उन्हें लग रहा था कि अब उनकी गिरफ्तारी जो है वो निश्चित रूप से तय मानी जा रही है। लेकिन पूछताछ के बाद उन्हें फिर से छोड़ दिया गया, और उसके बाद जब एफआईआर आज दर्ज किया गया है, तब फिर पुलिस एक बार जो है वो स्पेशल टीम का गठन किया जाता है और उनकी गिरफ्तारी की बात आती है। हालांकि जब एफआईआर दर्ज किया जाता है तो उनका सबसे पहला बयान आता है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद जो है उसकी जानकारी उन्हें नहीं, लेकिन उसके बाद ही अपने कोचिंग संस्थान से उन्हें एक बंद गाड़ी में जो है वो जाते हुए देखा गया है। तो कोचिंग संस्थान से जिस तरीके से क्या अंजनी, क्या लगता है कि इस पे ये जो पूरा मसला है, इसमें कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल जो है वो फैसल खान कर रहा है? क्योंकि आम व्यक्ति अगर इस तरीके के मसले में जाता है पूछताछ के लिए, और जब उनको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगती है पूछताछ, तो पुलिस वहीं पर धाराएं चेंज करता है और शख्स की गिरफ्तारी कर लेता है। लेकिन खान सर के मामले में ऐसा नहीं हुआ। पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, फिर जो है पॉलिटिकल क्लियरेंस लेने के लिए उन्हें छोड़ दिया गया रात भर का, और जिसका फ़ायदा उठा करके खान जो है वो अभी फरार हो गया या अंडरग्राउंड हो गया। अब पुलिस उसे छापेमारी कर रही है। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दबाव था? जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से उनके बयान आए हैं, जो गार्ड को गिरफ्तार किया है उसके बाद जो उन्होंने बयान दिया है, गार्ड ने कहा है कि उन्होंने आदेश दिया गोली चलाने के लिए, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी होगा मैं देख लूंगा। तो यह लगता है निश्चित रूप से कि जिस तरीके से उन्होंने इस तरह की बातें कही अपने गार्ड को गोली चलाने के वक्त, निश्चित रूप से इनका जो राजनीतिक रसूख है, उस राजनीतिक रसूख का ये इस्तेमाल करना चाहते थे। बिल्कुल, राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करके वो बचे हुए हैं, और लेकिन वो ज्यादा देर तक पहले दिन जब उनसे क्या आपने उनका फोन नंबर ट्राई किया है? क्या वो अपना फोन स्विच ऑफ किए हुए हैं या फोन भी अपना उनका चालू है? जी, फोन उनका जो है वो नॉट रीचेबल बता रहा है। फोन भी जो है वो उनका लग नहीं पा रहा है। कल से ही जिस तरीके से इस तरह की घटना आई और जिस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं, उसके बाद से जो है मैं एक बार अनिल कुमार विमल जी के पास जाऊंगा। जस्टिस अनिल कुमार, ठीक है अंजनी जी, ठीक है, अपडेट लेते रहिए, मैं अपडेट के लिए आपके पास आता रहूंगा। अनिल कुमार विमल जी, क्या आपको लगता है जो फैसल खान है वो अपने राजनीतिक रसूख के कारण जो है वो बच रहा है, और जब थाने पर गई पुलिस, थाने पर बुलाया और पूछताछ के बाद जब लगा होगा पूछताछ करने वाले अधिकारी को कि ये दोषी है, तो उन्हें तो तुरंत वहां पर गिरफ्तार करना चाहिए, उन्हें छोड़ा गया। क्या आपको लगता है कि ये इस चूंकि छोड़ दिया गया, अब छापेमारी कर रही है, तो थाने पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, ये कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उस वक्त तक पुलिस के पास सब्सटेंशियल एविडेंस थी,
गार्ड्स की स्टेटमेंट्स दी और ऑफेंस कॉग्निजेबल है, नॉन बेलेबल है, तो उसी वक्त अरेस्ट कर लेना चाहिए था पुलिस को। और पुलिस ने निश्चित रूप से किसी दबाव के कारण ही उसको वहां से रिलीज कर दिया ताकि वो कोर्ट में जा सके, एंटीसिपेटरी अप्लाई कर सके। और ये पुलिस के पास तो एविडेंस आ चुकी थी, उसको वहीं अरेस्ट कर लेना चाहिए था। और जबकि गार्ड्स वहीं पहले स्टेटमेंट दे चुके हैं, तो मेरा को ये लगता है कि तो क्या मिली भगत से छोड़ा एंटीसिपेटरी गया बेल उसको। ऐसे मामले में संभव है? क्या एंटीसिपेटरी बेल ये देखो, ट्राई हर आदमी करता है, मगर लगता नहीं है कि एंटीसिपेटरी बेल हो पाएगी, नहीं होगी। बिल्कुल मैं ये मानता हूँ कि नहीं, जुडिशियल साइड पे आप एक जज रह चुके हैं, अगर आपके पास ये हाँ जी। केस आता तो हाँ आप जी, हाँ क्या जी। देते बेल? बिल्कुल नहीं देता, बिल्कुल नहीं देता। मगर ये कि एक नागरिक होने के नाते उसका राइट तो बनता ही है कि वो किसी हद तक जा सकता है, सेशन कोर्ट जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और हर आदमी ट्राई करता है, जीवन में ट्राई करता है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है जाने के लिए। लॉ ने उसे परमिट कर रखा है तो वो जरूर जाएगा। तो बिल्कुल तब तक क्या सर्कमस्टांसिस होंगे, क्या दूसरी पार्टी कहेगी, कुछ भी हो सकता है। कुछ केसेस में कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं, कुछ केसेस बीच में लटक जाते हैं। तो हर आदमी ट्राई जरूर करता है, और इस वक्त लगता नहीं कि कोई ऐसा कोई चांस है एंटीसिपेटरी बेल होने का। बिल्कुल और सरेंडर जो है जहां वो तक ये क्वेश्चन जी आपने पूछा, मेरे से पहले भी आपसे पूछा था कि एक टीचर होने के नाते जी मैं आज आपके इस स्टूडियो के माध्यम से लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि इंसान के पास कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं, फंडामेंटल राइट्स भी हैं। बिल्कुल आदमी किसी भी पद पर है, चाहे वो टीचर है, जज है, चीफ इंजीनियर है, किसी को डॉक्टर है, कुछ भी है, वो हमेशा अपने राइट्स की बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज की बात नहीं करता। और इंसान किसी भी पद पे है या किसी रिलेशनशिप पे भी है, वो तभी कामयाब होगा जब वो अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज पहले करेगा। बिल्कुल आज हर आदमी राइट्स हक की लड़ाई लड़ रहा है, हर रिलेशन में, हर पोस्ट पे। तो राइट्स कभी भी मेरे हिसाब से कभी भी डिसाइड हो ही नहीं पाएंगे। हर बिल्कुल आदमी एक दूसरे की तरफ राइट्स की बात करता है, और इसी लड़ाई के चक्कर में ही ये सारे इतने कानून बनाए जा रहे हैं। मतलब इतने झगड़े हो रहे हैं क्योंकि हर आदमी अपनी राइट्स की बात कर रहा है। बिल्कुल सभी Why राइट्स not की to बात talk करते हैं, about अपनी the ड्यूटीज की duties? बात नहीं कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सही से नहीं कर रहे जिम्मेदारी हैं। और अपनी यही ड्यूटी यही वजह है समझना कि है। क्लासेस टीचर की जो है वो ड्यूटी बढ़ क्या रहे हैं। है, टीचर की जी ड्यूटी क्या है, उसको आगे रख के बात करनी चाहिए ना। बिल्कुल उसको पहले वो समझाया जाने थे ड्यूटी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल नवीन जी के पास वो जाएंगे वो अपने जाएंगे राइट समझता है कि मेरे को पैसे कमाने हैं बस। जी जी पैसा ही सबसे जब आपका प्राइम मकसद हो जाता है कि मुझे पैसे कमाने, तब इस तरीके के घटनाएं और मामले जो बढ़ जाता है। मैं एक बार नवीन जी के पास वापस जाना चाहूँगा। नवीन जी, ये जो पूरा मसला हुआ दोनों के बीच में, तो इसमें राजनीति भी होनी शुरू हो गई। पप्पू यादव जो है, पप्पू यादव सामने आए और वो कह रहे थे अरे ये तो माई समीकरण दरक रहा है, क्योंकि एक यादव है दूसरा मुसलमान है, तो माई समीकरण दरक रहा है, तो इन दोनों को एक करना चाहिए। तो एक करने के लिए अब उनको किसकी गलती है, किसकी गलती नहीं है, कौन समाज को क्या दे रहा है नहीं दे रहा है, इस पे चर्चा नहीं। एक नेता की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि समाज को जो है वो सही गलत बताए अपना। लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, वो भी माई समीकरण को जोड़ने की, फिर से लगता है फेविकॉल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसे जो नेता हैं ये भी उतने ही जिम्मेदार हैं? क्या इस तरीके के मसले में आप किसी को दोषी कहिए, आप किसी को कहिए नहीं है दोषी नहीं है, सरकार को कार्रवाई के लिए कहिए, और साफ तौर से आप खान सर को अपील कीजिए वहाँ से कि आप आइए और कानून को फेस कीजिए, क्योंकि आप कोई वैसे साधारण आदमी नहीं है, आप सेलिब्रिटी टीचर हैं। आप कौन बनेगा करोड़पति में जाते हैं तो आपको करोड़ों लोग देखते हैं, आपके जो वीडियोस हैं वो लाखों लोग देखते हैं। आप करने के साथ 1 घंटे के साथ ही, अपलोड करने के 1 घंटे के बाद ही आप 2 लाख 4 लाख 5 लाख चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों की जिम्मेदारी तो और बढ़ जाती है, जिसमें जिसकी समाज में स्वीकार्यता जिसके वीडियो की है, उसको तो अपनी स्वीकार्यता बनाने के लिए भी सामने आना चाहिए, उसे तो एक उदाहरण पेश करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि इसमें राजनीतिक लोग भी अपनी भूमिका सही नहीं निभा रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर मुकेश जी बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, चाहे वो राजनेता हों, चाहे वो इस तरीके के टीचर्स हों, कोचिंग संचालक हों, इन सब लोगों को यंग जनरेशन, खासकर यंग जनरेशन में बोल रहा हूं, अपना रोल मॉडल मानती है। फैजल खान भी तमाम युवाओं के रोल मॉडल होंगे। इसी तरीके से जो मिस्टर आनंद है वो भी अपने छात्रों के लिए रोल मॉडल होंगे। पप्पू यादव भी अपने क्षेत्र के लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। तमाम नेता जो होते हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र में जनता के लिए
रोल मॉडल होते, जनता उनको फॉलो करती है। अब आपने एक बड़ा प्रश्न किया कि फैजल खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज है, और मैं समझता हूं क्योंकि गोली उन्होंने स्वयं नहीं चलाई है तो कॉन्स्पिरेसी के मुलजिम तो वो हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कॉन्स्पिरेसी के आप मुलजिम हैं तो इसका मतलब आपको वही 109 सेक्शन के तहत फेस करना पड़ेगा। और इसमें जो आदरणीय जज साहब ने कहा कि जमानत, मुझे बिल्कुल मैं सहमत हूं कि इसमें जमानत इतना आसान नहीं होती है कि आप एंटीसिपेटरी ले लें और इस तरीके की चीजें ले लें अपने आप के लिए, थोड़ा सा कोई सेफ कॉर्नर तलाश मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके की हमारी, मैं आदरणीय जज साहब से माफी चाहते हुए वक्तव्य दे रहा हूं कि जिस तरीके से हमारी आज की तारीख में न्याय प्रणाली है, एडमिनिस्ट्रेशन की प्रणाली है, आप एक चीज देखिए कि जो जांच अधिकारी होता है वो किस तरीके से किस केस को कैसे टर्न करता है अपनी जांच में, और उसके बाद जिस मामले पर गंभीर चार्जशीट लगनी चाहिए उसमें वो इतनी हल्की धाराएं और इतना उसको ट्विस्ट कर देता है कि मजबूर हो जाते हैं हमारे न्यायाधीश को उसको एक्विटल देना पड़ता है। ये स्थितियां बनती हैं, ये सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो अब सवाल इस बात का, आप इसमें तो बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडरशिप इन्वॉल्व है, तो हम कैसे मान लें कि फैजल खान को बिहाइंड दी बार जाके और बहुत लंबा समय और जेल में गुजारना पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है। मैं समझता हूँ आप देख रहे हैं कि इसी थाने की पुलिस। नवीन जी, मेरी चिंता ये नहीं है कि फैजल खान गिरफ्तार हो, जेल जाए, सजा मिले, मैं इनसे ऊपर अलग बात कर रहा हूँ। अब कानून अपनी जांच पूरी करेगा और उसके बाद जो सज़ा होगा वो सज़ा होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, मैं उस पर फिर बाद में चर्चा करूँगा। लेकिन एक टीचर के रूप में रोशन आनंद को समाज ने स्वीकार किया है, और एक टीचर की जो भूमिका होनी चाहिए, एक टीचर को जो समाज को देना चाहिए, क्या ये लोग दे रहे हैं? अभी खान पे एफआईआर हुआ है, एफआईआर के बाद भाग गए, तो ये भी तो आप शिक्षा दे रहे हैं ना अपने स्टूडेंट को। अगर तुमसे कोई गलती हो गई है, आपके खिलाफ अगर कोई केस दर्ज हो गया, एफआईआर दर्ज हो गया, तो बेटर यू टू फेस द लॉ। आप कानून का सामना कीजिए ना। कानून में आप अगर निर्दोष हैं तो छूट जाएंगे आप, लेकिन आप दोषी हैं तो आप बचेंगे नहीं। भले ही अब 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, महीना दिन आप पकड़ में तो आएंगे, आप कब तक छुपते रहेंगे? तो खान सर जैसे सेलिब्रिटी टीचर जो अपने आप को कहते हैं, सेलिब्रिटी टीचर कितने दिन छुप पाएंगे? वो उनको तो सामने आना ही पड़ेगा। तो फिर उनको तो एक समाज में नज़ीर पेश करना चाहिए कि आज हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, लो जी मैं सरेंडर कर रहा हूँ और हम कानून को फेस करेंगे। तो मुझे लगता है कि वो एक देव। अदरवाइज मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को समाज टीचर ना कहे, ऐसे लोगों के साथ जो है अपने बच्चों को ना भेजें इनके कोचिंग में पढ़ने के लिए। तभी मुझे लगता है कि आप कहीं दूसरी जगह भेजिए। लेकिन ऐसे लोग जो कि अपने क्लासरूम में कास्ट की बात करते हैं, अब ये रोशन आनंद जो है वो कास्ट की बात करता है, ब्राह्मण को कहता है कि भाई वो अपनी सीट पर किसी को बैठने नहीं देता, निम्न जाति का व्यक्ति आता है तो फिर सीट पर बैठाता है तो फिर उसे गंगा जल से धोता है, पानी से धोता है। फिर जो ये भोजपुरी स्टार जिसकी बात वो कह रहे हैं कि रिमोट से लहंगा उठाने वाला जो गाना गाता है, तो वो उस पर केवल गाने पर इनकी आपत्ति नहीं है। इनकी आपत्ति है कि वो कोई अमुक कास्ट का जो नायक है वो इसको ये गाना गा रहा है, लेकिन वही गाना, उसी तरीके के अश्लील गाने इनके कास्ट वाले जो दूसरे भोजपुरी के गायक हैं वो अगर गा रहे हैं तो उनके बारे में एक बात भी नहीं करनी। निरहुआ भी इनकी कास्ट का है तो वो उनके लिए नहीं करेंगे। जो दूसरे जो गायक है, उनका नाम, वो भी इसी तरीके के अश्लील गाने गाते हैं। भोजपुरी में तो जितने नायक हैं, मेरा तो उनसे भी विरोध है कि भोजपुरी में जितने भी अपने आप को नायक कहते हैं वो सब इसी तरीके की अश्लीलता फैलाते हैं और महिलाओं के खिलाफ अश्लील टिप्पणी, अशोभनीय टिप्पणी जो समाज में जानी नहीं चाहिए, वो उस तरीके की चीजें भेज रहे हैं। और ये टीचर जो हैं उनको सपोर्ट करके समाज को बताना चाहता है कि ये सही है, ये लोग जो कह रहे हैं वो सही है। विरोध करना था रोशन को, तो वो विरोध जो है उनके काम का नहीं कर रहे हैं, जाति के आधार पे कर रहे हैं। आपको विरोध करना है तो आप जनरलाइज विरोध कीजिए। भोजपुरी फिल्म में अश्लीलता है, महिलाओं के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी होती है और टीचरों को ये चीज़ कह रहे हैं कि ऐसे गाने को, ऐसे फिल्म को, ऐसे नायक को प्रमोट नहीं करना चाहिए। लेकिन रोशन आनंद जात के नाम पर किसी को विरोध कर रहे हैं, किसी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये भी टीचर कहलाने लायक नहीं है और समाज को ऐसे लोगों को बिल्कुल जो है तिरस्कार करना चाहिए। मैं इस पे चाहूँगा कि एक बार जज साहब की टिप्पणी हो, फिर मैं अंजनी जी से भी चाहूँगा, फिर उसके बाद नवीन जी मैं आपसे भी चाहूँगा। जज साहब, क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों पे समाज जो विश्वास कर, क्योंकि उसको समाज ने ही टीचर बनाया, समाज ने ही सम्मान दिया, समाज ने ही सेलिब्रिटी बनाया है, समाज को वापस छीनने का वक्त आ रहा है क्योंकि अब आपकी पोल खुल चुकी है, क्योंकि आप सेलिब्रिटी हैं। आपके वीडियोस को जो लोग देख रहे हैं वो वीडियोस अभी भी है सोशल मीडिया पे। आप जाइए यूट्यूब पे खान सर के क्लासेस में, तो आपको वो सारे वीडियोस जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो सारे के सारे वीडियोस पढ़ेंगे। ऐसे वीडियोस को भी जो बैन करना चाहिए जज साहब।
देखिए आज का समाज जो है किधर जा रहा है? ये दुर्भाग्य है कि आज के समाज में बुराई जल्दी फैलती है, अच्छाई नहीं फैलती। बिल्कुल। आज एक बुरा विषय आया, सभी जगह फैल गया ये। समाज में बुराई जल्दी फैलती है, अच्छाई नहीं फैलती, जबकि बुराई की समीक्षा होनी चाहिए बिल्कुल। कि बुराई को दबा देना चाहिए, मगर समाज उसको एक्सेप्ट कर रहा है। 1 मिनट में आप देखना, ये समाज आज यहाँ से सीख गया है कि कैसे पैसे कमाए जाते हैं, कैसे यूट्यूब पर बना जाता है। ये मल्टीप्लाई होगा मुकेश जी, मैं बता रहा हूँ बिल्कुल। ये मेरा मतलब एक्सपीरियंस है। ये चीजें मल्टीप्लाई होंगी आगे कि बिल्कुल। कैसे यूट्यूबर बन के कैसे प्रमोट किया जाता है, कैसे ज्यादा पैसे कमाए जाते हैं। तो समाज बुराई को जल्दी एक्सेप्ट कर रहा है, समाज बुराई की तरफ जा रहा है। मैं ये आप समझिए इस बात को, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बुराई जल्दी फैल रही बिल्कुल है। सही बात। नवीन जी, आप मैं जी जी बात पूरी करें जज साहब। मैं यही कह रहा हूँ कि आज जो है जितने भी यूट्यूबर हैं जी वो क्या क्या समाज को अच्छाई सिखा रहे हैं क्या? सिर्फ नॉलेज दे रहे हैं या अप टू डेट कोई रिपोर्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल। कि ये चीज है, ये है? कहाँ, कौन सा चैनल, कौन सा यूट्यूबर अच्छाई दिखा रहा है, अच्छाई का प्रचार कर रहा है? मेरे को बताइए ना, आवाज बाहर आ गई। बिल्कुल। बताइए कोई अच्छाई की प्रचार कर रहा है? नहीं, आप कितने टीचर लोग को हैं, ठीक है, कितने परसेंट आप लोग इस हैं? मामले में मैं आपको मानता हूँ आपको कि आप इन्फॉर्मेशन, आप आज आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जी हम आप चैनल पे बैठे हुए कोई इन्फॉर्मेशन की डिस्कशन कर रहे हैं। जी अच्छाई हम भी नहीं फैला रहे इस वक्त बैठे हुए। एक इन्फॉर्मेशन को आप कन्वे कर रहे हैं कि दिस हैज हैपेंड इन द कंट्री एंड व्हाट शुड वी डू इट नाउ। मगर क्या हम अच्छाई दिखा रहे हैं क्या कि ये अच्छी चीज ये ऐसे प्रमोट होनी चाहिए? तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है बिल्कुल कि इस विशेष सर्कल में सारे चैनल वाले भी आ चुके हैं, बिल्कुल। सारा सोशल मीडिया, सब कुछ जो संसार है ये इस तरह बुराइयों को फैला रहा है। पता नहीं कहाँ जाएगा, आई डोंट नो। सर कहाँ end होगा सारे इसका? चैनल को तो मत बोलिए सर, कम से कम मुझे तो बख्श दीजिए आप, क्योंकि मैंने तो कभी अपने जीवन में इस तरीके की बातें नहीं की है। नहीं मुकेश जी। जी, पर्सनल लेवल पे मैं नहीं कुछ कह रहा, नहीं, मगर आपने आप वही गलती बताइए ना। जनरलाइज करने की गलती आपने भले चूक से की हो, लेकिन जनरलाइज किया आपने कहा कि सभी नहीं, चैनल। नहीं, आप बताइए ना, जी। कोई मर्डर होता है, कहीं कोई किलिंग होती है, हम्म। कोई वो घटना होती है, ऐसी घटना होती है, सबसे पहले हेडलाइन वही बनती है पेपर में भी और ना, ये दूसरा चैनल पे मसला भी। है सर। ये दूसरा मसला, मैं इस पे बात करूंगा, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। ये दूसरा मसला हाँ। है और उसके बारे में जो अलग की जो गणित है वो अलग बदल। लेकिन मैं कह रहा हूं कि एक खान सर है, एक रोशन आनंद सर है, दोनों अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, दोनों के बच्चे निकलते हैं, कोई दरोगा बनता है, कोई अधिकारी बनता है, कोई यूपीएससी करता है, कोई बीपीएससी करता है, कोई बैंक में ऑफिसर बन जाता है। लेकिन कीमत तो वो बहुत बोलते हैं कि हम फीस बहुत कम लेते हैं, हम बहुत कम फीस पे लोगों को पढ़ा देते हैं। ठीक है, कम फीस पे लगाते हैं, लेकिन आप जो पढ़ा करके बना रहे हैं उसे अधिकारी और बैंकर्स बना रहे हैं, और साथ में जो आप डोज दे रहे हैं अपने क्लास को पॉपुलर करने के लिए, जो अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, क्या वो बाद में उसकी कीमत समाज को चुकानी पड़ रही है? क्योंकि वो बच्चा एक अधिकारी तो बन जाएगा लेकिन अच्छा नागरिक नहीं बनेगा। वो बच्चा जो है वो दरोगा तो बन जाएगा, सिपाही बन जाएगा, लेकिन अच्छा नागरिक नहीं बनेगा। समाज में रेप के प्रति, समाज में महिलाओं के सम्मान के प्रति उसका जो नजरिया है वो क्लासरूम में नहीं सिखाया जा रहा। वो कह रहा है कि ये जनरल, ये चलता है। अगर आप किसी को कहते हो कि आप कोई लड़की फैशन करती है उस पर टिप्पणी करना, कोई मोटी लड़की है, कोई पतली लड़की है, ये सारी चीजें उनके ये में है। आप उनके वीडियोस देखोगे यहाँ पे है, तो आप समाज जो कीमत, उसकी कीमत तो समाज चुका रहा है ना। आप विद्यार्थी से कम पैसे ले रहे हो, लेकिन समाज को जो दे रहे हो उसकी कीमत समाज चुका रहा है। मुझे लगता है कि ऐसे टीचर को बैन करना चाहिए और उनके सारे यूट्यूब जो चैनल हैं जो इस तरीके की बात करती है, उन सारे यूट्यूब वीडियो को जो है हटाने के लिए सरकार को कहना चाहिए, इस पर जांच बिठानी चाहिए। नवीन जी क्या कहेंगे आप? निश्चित तौर पर मुकेश जी, मैं वहीं से अब डिबेट को उठाऊंगा। जी तो रोशन आनंद ने बयान दिया या अपने यूट्यूब में छात्रों को बताया कि किस तरीके से उनके समाज का या बाकी लोगों का शोषण हुआ है। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि जिस यादव समाज से वो आते हैं, ओबीसी वर्ग में वो आते हैं। कुछ राज्यों में ओबीसी में है, कुछ उत्तराखंड जैसे राज्यों में सामान्य में आते हैं। बिल्कुल। और यादव समाज जो है वो एक मार्शल जाति मानी जाती है, बिल्कुल। जिनको ये कहा जाता है कि वो ये युद्ध करने की क्षमता रखते हैं, लड़ने की क्षमता रखते हैं, लड़ने में सक्षम। बिल्कुल। अब जो जाति इतनी लड़ने में सक्षम रही है उसका शोषण ये
गरीब ब्राह्मण कैसे कर लेगा? ब्राह्मण तो कभी लड़ाका रहा ही नहीं है, कैसे कर लेगा? और दूसरी चीज ये आती है कि इस तरीके की पॉइजनिंग बिल्कुल। युवा ब्रेन में जो फीड की जाती है ऐसे कोचिंग संस्थानों में, अब आप समझिए कि ये आपने फीड कर दिया उसके कच्चे दिमाग में बच्चे के, अब उसका सिलेक्शन हो गया, वो पुलिस में चला गया, प्रशासनिक पद में चला गया, तो वो जो फीडिंग आपने उस समय कर दी कोचिंग चलाने के दौरान उसके ब्रेन के अंदर, वो उससे बाहर कैसे आ पाएगा? अगर वो एक आईपीएस आईएएस भी बन जाएगा बिल्कुल तब भी उसके अंदर में वो कुंठा रहेगी, और वही कुंठा तो बिल्कुल मिस्टर आनंद के दिमाग में है। समाज को वही दीमक की तरह चाट रहा है। वो Yes. व्यक्ति जब किसी कुर्सी पर बैठेगा तो वो उसी चश्मे से देखेगा मसले को, कोई भी मसला, कोई भी केस उसके सामने आएगा तो वो बिल्कुल। उसी चश्मे से देखने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे टीचरों को का जो सिलेक्शन या ऐसे टीचरों को सम्मान देने की जो कसौटी ये रखा गया कि इतने छात्रों को इन्होंने पढ़ा के पास करा दिया, इतने सारे लोग इनको देखते हैं, यूट्यूब पे इसके इतने व्यूज हैं, ये कसौटी नहीं होनी चाहिए। इस कसौटी से हट करके समाज को ऐसे टीचर पढ़ा क्या रहे हैं, उनकी जो असल में जो उनकी परीक्षा, असल में जो उस समाज उसके बारे में सोचे, वो इस आधार पे सोचे, इस आधार पे उनको सम्मान दे कि वो टीचर पढ़ा क्या रहा है। समाज को केवल वो क्या सिलेबस पढ़ा करके बच्चों को पास करवा रहा है, या वो नागरिक बनाने के लिए भी जो है जिम्मेदार के, क्या जो चीज़ वो अपने बच्चों के दिमाग में डाल रहा है उससे समाज जो है महिलाओं के प्रति असम्मान को जनरल मानने लगता है, सही मानने लगता है? क्या महिलाओं के खिलाफ जो अपराध बढ़ रहे हैं उसके लिए ऐसे टीचर भी जिम्मेदार हैं? ऐसी इस पर जांच, इस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? और इसे कसौटी मानकर हम क्यों नहीं किसी टीचर को सम्मान दें, और किसी टीचर को जो व्यूज तो करोड़ों में बटोर रहे हैं लेकिन इस कसौटी पर फिसड्डी है, जीरो है? बिमल जी। मैं मुकेश जी, मैं अपनी पर्सनल भी बात कर रखना चाहता हूँ जी कि जब हम पढ़ते थे स्कूल में तो हमारा एक पेपर होता था धर्म शिक्षा का। जी धर्म शिक्षा का, मैं जैन स्कूल में पढ़ा तो हमारे को पहली से लेकर 10वीं तक जैन शिक्षा का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, और वो कंपल्सरी नहीं था हालांकि, मगर क्लासरूम में पढ़ाया जाता था। फिर वो लुप्त हो गया, बिल्कुल बंद हो गया। बिल्कुल। अब फिर हरियाणा में भागवत गीता को एक सब्जेक्ट बनाया गया, उसको पढ़ाया जाता है स्कूलों में। बिल्कुल तो जितनी भी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस बच्चों को दी गई, उसमें मॉरल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स बिल्कुल खत्म कर दिए गए। मॉरली उनको कुछ भी नहीं पढ़ाया गया। जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है ये सिर्फ अर्निंग के लिए है, बट आप अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, उसके लिए बच्चे तैयार किए जाते हैं। बिल्कुल तो मॉरल एजुकेशन का हर स्कूल में, हर स्तर पे, हर स्टेट में एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो बच्चे मॉरली स्ट्रांग बने। और इस तरह के सर मैं थोड़ा सा मैं आपको यहाँ रोकूंगा। ये सब्जेक्ट तो है, अभी भी है, लेकिन टीचर जब पढ़ाएंगे नहीं, टीचर उसको उसकी जगह जो बातें करेंगे भोजपुरी फिल्म की अश्लीलता की बात करेंगे और उसको जाति के आधार पर सही और गलत ठहराएंगे, तो फिर सिलेबस आपके किस काम का है? किताबें किस काम की है? ऐसी बातें तो शिक्षा है, बहुत सारे जो गीता जो है बहुत सारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, लेकिन जब टीचर पढ़ाने के लिए आएंगे और गीता की जगह वो फिल्मी गाने पढ़ाने लगेंगे और भोजपुरी अश्लील गानों को जाति के आधार पे, नायकों की जात के आधार पे विश्लेषित करने लगेंगे, तो फिर समाज कहाँ जाएगा? फिर समाज में फिर उस सिलेबस का क्या मतलब रह जाएगा? वो सिलेबस पढ़ाएगा नहीं। मैं एक बार अंजनी जी से जानना चाहूंगा। अंजनी भी चूंकि बिहार से ही है और इस तरीके की चीज़ों के बीच में पले बढ़े हैं, समाज में ऐसी चीज़ों को उन्होंने बहुत करीब से देखा। समझ अंजनी जी, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? क्या आपको भी लगता है, क्योंकि मैं एक पत्रकार के रूप में नहीं, मैं आप भी चूंकि एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है, आपने भी समाज में देखा है, टीचरों से पढ़ा होगा, आपके बच्चे भी पढ़ने के लिए जाते हैं कोचिंग में, क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया? क्या आप जब अपने बच्चे को कोचिंग भेजते हैं तो क्या कभी आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो टीचर जो पढ़ाने के लिए जहाँ भेज रहे हैं उस टीचर का चरित्र क्या है, टीचर किस तरीके की बातें करते हैं? क्या आपने कभी इसके पे भी गौर किया है? जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से शिक्षक पढ़ाई करते हैं, करवाते हैं पढ़ाई, शिक्षक में शालीनता होनी चाहिए और जो पढ़ाई का तरीका है, जो रवैया है, वो अपना उनका अलग-अलग सबका होता है। लेकिन जिस तरीके से हम कहें तो अपने बच्चे जिस संस्थान में भेजते हैं, जहाँ पर भेजते हैं, वहाँ पर बराबर निगरानी करते हैं किस तरह से पढ़ाई की जाती है और उनसे बात भी करते हैं कि वो बच्चों को किस तरह की ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह की पढ़ाई करते हैं। लेकिन जिस तरह से इन दोनों शिक्षकों के बारे में या शिक्षकों के बारे में जो वीडियो आ रहे हैं, उन वीडियो से निश्चित रूप से लगता है कि ये जो शिक्षक हैं, ये शिक्षक सिर्फ संख्या बल को यहाँ देख रहे हैं और उस संख्या बल में भी किसी खास विशेष जाति वर्ग को जो है वह देखते हैं और जिसके बाद से इस तरह से जातिवादी जो है वो बातें इनके जो क्लास होते हैं उनमें आते हैं,
चाहे फिर सांप्रदायिकता की बातें जो है वो उनके क्लास में आती हैं। तो ये बिल्कुल। निश्चित रूप से किसी भी बिल्कुल। शिक्षक और के लिए और मैं ये कहूँगा कि जब आप अशोभनीय अपने है। बच्चों को टीचिंग करने के लिए भेजें, स्कूल में भेजें या किसी कोचिंग संस्थान में भेजें या किसी प्राइवेट ट्यूशन में भेजें, तो आप केवल ये ना देखें कि वो शिक्षक जो है सिलेबस को कितने अच्छे से पढ़ाते हैं, कितने अच्छा सब्जेक्ट पे उनकी जानकारी है कितनी अच्छी, लेकिन आप ये भी देखें साथ में कि वो बच्चों को कौन सा नैतिक मूल्य दे रहे हैं, समाज में उनका योगदान नैतिकता के लेवल पे क्या है, इस पर भी आकलन होना चाहिए। हमारे पास समय की कमी है, चर्चा को यहीं पर विराम दे रहा हूँ मैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए जस्टिस अनिल कुमार बिमल जी आपका, और जनी कुमार जी आपका, और जो गुजर जी जुड़े थे उनका भी, और जो दुबे जी हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने हिस्सा लिया और अपनी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा की। लेकिन फैजल खान, जिसको कि खान सर के नाम से प्रसिद्धि मिली हुई है, और रोशन आनंद, जो कि रोशन आनंद यादव हैं, अक्सर इस विवाद के बाद ही दोनों की जाति और धर्म के बारे में लोग अब चर्चा कर रहे हैं। लेकिन चर्चा साथ में यह भी हो रही है कि यह केवल यूट्यूब पे व्यूज़ के आधार पे शिक्षकों के सफल या असफल होने की कसौटी हमें नहीं रखना चाहिए। उनकी सफलता और उनको सम्मान का, टीचर को जो सम्मान और सेलिब्रिटी बनाने का जो हमने कसौटी तय किया है कि उनको कितने लोग सुनते हैं, कितने लोग पढ़ते हैं, उनके यूट्यूब व्यूज़ कितने हैं, इस पर नहीं करना चाहिए, बल्कि वो कंटेंट क्या पढ़ा रहे हैं सब्जेक्ट के अलावा। यदि वो अच्छा कंटेंट पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चे प्रतियोगी परीक्षा में पढ़ करके सामने आ रहे हैं, लेकिन वो अच्छे नागरिक नहीं बन रहे हैं, क्योंकि उनके साथ उनके टीचर ने क्लासरूम में जिस चीज़ को जनरलाइज कर दिया वो समाज का कोड है। तो मुझे लगता है कि ऐसे टीचरों को भी हमें जो है अपने समाज से निकालना चाहिए, और ऐसे शिक्षक को जो सम्मान हम देते हैं वो सम्मान हमें वापस छीन लेना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।